आज शुरू करना है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ये है हमारा भाई नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑडिट। और जरा मुझे बता दो, कॉस्ट ऑडिट नाम जो है, इस नाम से तुम्हें कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या? कॉस्ट ऑडिट का मतलब है कॉस्टिंग का ऑडिट। कॉस्टिंग सुना है आपने? कॉस्टिंग फाइनेंशियल ग्रुप 1 में कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, ग्रुप 2 में पढ़ रहे हो। ग्रुप 2 में किस नाम से पढ़ रहे हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो नकली नाम है, कॉस्टिंग ही तो है वो। तो आप कॉस्टिंग के एक्सपर्ट्स होते हो, सीएमएस कॉस्टिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं। सीएमएस के पास अल्टीमेट पावर है पूरे हिंदुस्तान में, जो एक लौता पर्सन है जो ऑडिट कर सकता है कॉस्ट का, कॉस्ट शीट का, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। वो कौन है? सीएमए। तो एक तरह से अगर मैं कहूं इस एरिया का राजा कौन? सीएमए। मोनोपोली किसकी इस एरिया में? इस सेक्शन का मोनोपोली किसकी? सीएमए की। इस सेक्शन का एकाधिकार, मोनोपोली, द सोल एंड होल राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन बिलोंग्स टू सीएमए। सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, सीएमए ही किसी कंपनी का जाके कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है। सीए नहीं बन सकता, सीएस नहीं बन सकता, ग्रेजुएट नहीं बन सकता, एमबीए नहीं बन सकता, कोई और नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ सीएमए बन सकता है। कुछ अच्छा फील गुड फैक्टर हुआ? बिल्कुल, यही रीजन है। ये जो अभी आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये एक चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का। जब आप फाइनल में आओगे, इसका पूरा 100 मार्क्स का एक पेपर है कॉस्ट ऑडिट। सोचो अभी जो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना कॉस्ट ऑडिट, सीएमए फाइनल में क्या पढ़ोगे? 100 मार्क्स का पूरा एक चैप्टर। और वो आपको कौन पढ़ाएगा? देखो नालायक है सर, मैं तो कोई और टीचर से पढ़ूंगा, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। और ये सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल सब्जेक्ट ऑफ योर करियर। आपके करियर में जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फ्रूट्स आपको देगा, क्योंकि देखो बाकी टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सीए भी कर सकता है, ग्रेजुएट भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। तो बताओ इस एरिया में कंपटीशन कम है क्या? तो अगर सुनना जरा, अगर तुम इस वाले एरिया में महारत हासिल कर लो और इस एरिया में तुम्हारा अल्टीमेट एक्सपर्टीज हो जाए, कंपटीशन भी कम है, तो क्या ये एरिया तुम्हारे करियर का वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल एरिया बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। हालांकि देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम इनकम टैक्स में भी जा सकते हो, जब सीएमए फाइनल तुम क्लियर कर लोगे, तुम जीएसटी में भी जा सकते हो, तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, सारे एरियाज ओपन है। लेकिन मैं बच्चों को ये समझाता हूं कि समझना, हम हमेशा सोचते हैं ऐसा कि सर किसी एक ऐसे एरिया का मौका मिल जाए जहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम हो। अगर वो थोड़ी सी थिंकिंग है और अगर कॉस्ट ऑडिट में इंटरेस्ट तुम्हारा बन गया, तो कॉस्ट ऑडिट कैन बी अ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर सीएमएस। ठीक है। सो कॉस्ट ऑडिट का क्या मतलब है भाई? बस एक ही बात डिफरेंट है कॉस्ट ऑडिट में। वो क्या है? हम आज तक ऑडिट कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जरा दोबारा बता दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ये है फाइनेंशियल ऑडिट के 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है। बस क्या करो, तो अब क्या करो, इन तीनों को हटा दो और एक चीज ले आओ। वो एक चीज क्या है? कॉस्ट शीट। अरे कॉस्ट शीट बताओ क्या होती है? प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है? मटेरियल ओवरहेड्स। उसके बाद क्या निकलता है? फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है? फैक्ट्री। उसके बाद वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो मुझे भी नहीं आता ढंग से, कॉग्स। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है? ये है कॉस्ट डेटा। और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे, अब बैलेंस शीट नहीं टच कर रहे, पीएल नहीं टच कर रहे, जब आप कॉस्ट शीट का एग्जामिनेशन कर रहे हो, तब आप क्या बन गए? कॉस्ट ऑडिटर बन गए। और कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, कॉस्ट ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट कर रहे हो भाई। ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट में बस थोड़ा सा फर्क क्या कि जहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, यहां पर हम कॉस्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, ये सेक्शन को बाय हार्ट अपना अगर दिल किसी को देना चाहते हो ना, तो दिल तोड़ने वाले लोगों को मत दो, ऐसे लोगों को दो जो पूरी जिंदगी आपके दिल को संभाल के रखे। अगर वाकई दिल देना चाहते हो तो दिल दो भाई सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 को। 8 तक सब सेक्शन है 148 में, 8 तक सब सेक्शन है। सबसे प्यारे 2 सब सेक्शन है, 148 सब सेक्शन 3, 148 सब सेक्शन 4, और इसके साथ रूल्स हैं। ठीक है। अगर वाकई दिल देना चाहते हो और किसी को समझ, जैसे कहते हैं आई वांट टू अंडरस्टैंड यू, वी वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, ये कहता है ना नालायक। तो ये जो टाइम स्पेंड करना चाहते हो और किसी को अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूं और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, तो इससे बढ़िया पर्सन तुम्हें मिलेगा नहीं, इससे बढ़िया चीज तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी, मरते दम तक
CMA वर्ड तुम्हारे नाम के आगे लगा रहेगा और मरते दम तक ये तुम्हारा बहुत जबरदस्त साथ देगा। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये है सेक्शन ऑन कॉस्ट ऑडिट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अब भाई कॉस्ट शीट को हमेशा अपने दिमाग में रखना जब भी हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, कॉस्ट शीट को हमेशा अपने दिमाग में रखना, तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट ऑडिट का? टू प्रोवाइड ऑथेंटिक कॉस्ट डेटा। ऑथेंटिक क्या होता है? फ्री फ्रॉम, लिखो, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। आपने रजिस्टर में जहां पर ये चार्ट बनाए हैं वहां पर लिखो, लेकिन अब जब चार्ट ही नहीं बनाया तो कौन सा रजिस्टर कहां का लिखें सर? अरे छोड़ो, क्या अरे छोड़ो, लिख के क्या करोगे? क्या मिलेगा लिख के? छोड़ो, लिखना नहीं है तुम्हें? सर ये तो पहले बताता। आराम से बैठो, क्यों मेहनत करनी? कोई लिखना लिखना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है भाई ऑथेंटिक कॉस्ट डेटा देना। अरे भाई दोबारा पूछ रहा हूं, बता दो कॉस्ट डेटा किसको कहते हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, ओवरहेड होता है। बस ये बता दो डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या चीजें ऐड करी हैं, क्या क्या चीजें नहीं करी, सीखी हैं क्या? सिखाई थी ना ग्रुप 1 में, बस वही चीज है, उस चीज का ऑडिट कहते हैं कॉस्ट शीट का ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएफिशिएंसीज। बताना जरा, कॉस्ट शीट को बनाते हुए या कॉस्ट शीट को जब आप प्रिपेयर करते हो तो क्या कोई इनएफिशिएंसीज सामने आती है, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या? कैसे? हाँ, और कोई प्राइमरी बताओ, प्राइम कॉस्ट वाली कोई चीज बताओ, प्राइम कॉस्ट वाली कोई चीज। परफेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल आपने परचेज किया। देखना किसको व्हाट्सएप कर रहा है। ओहो, फोन पे लिख रहे हो? अच्छा अच्छा। सो डायरेक्ट मटेरियल, पिछले साल जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सुना है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पिछले साल जो आपने डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई किया था वो क्या था? 4 रुपए 20 पैसे पे। करंट ईयर उसको बढ़ के हो गया 5 रुपए 30 पैसे। बताना क्या कोई इनएफिशिएंसी दिखाई दी? हाँ सर, हालांकि इंक्वायर करेंगे कि पिछले साल 4 20 था, इस बार 5 30 कैसे हो, इंक्वायर जरूर करेंगे, लेकिन क्या कोई इनएफिशिएंसी दिखाई दी? साफ साफ दिख जाती है। कॉस्ट शीट जब आप बनाते हो ना, आपका बिजनेस कहां कहां इनएफिशिएंट हो रहा है साफ साफ पता लग जाता है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएफिशिएंसीज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। बताओ कॉस्टिंग करते हुए क्या लिमिटेड रिसोर्सेज को कहां कहां लगाना है, इसका डिसीजन लेते हो? कुछ डिसीजन लेते हो? बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन करे थे ना कॉस्टिंग में, कि डिसीजन करते हैं कि भाई मटेरियल को कहां यूज करें। ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनाने, तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट पे रॉ मटेरियल लगाएं जिससे सबसे रैंक देते थे, प्रॉफिट सबसे ज्यादा आए, जिससे की फैक्टर्स, करेक्ट, की फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते थे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कहां कहां लगाएं, ये कॉस्ट शीट ही बता सकता है। सर क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बताते? नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से कोई चीज नहीं बताता भाई, ये सिर्फ कॉस्ट शीट बताती है। बैलेंस शीट का काम है आपके एसेट्स लायबिलिटीज बताना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम है अक्रूवल बेसिस पे आपका प्रॉफिट लॉस बताना। इनएफिशिएंसी बैलेंस शीट नहीं बताती, इनएफिशिएंसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बताता, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बताता। हाँ नहीं, उल्टा है, जब तक फाइनेंशियल नहीं बनते तब तक कॉस्ट शीट नहीं बनती। तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं फिर कॉस्ट शीट बनती है, क्योंकि कॉस्ट शीट का जो डेटा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ड्राइव किया जाता है। उल्टा है, ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, फिर बनेगी कॉस्ट शीट, क्योंकि उससे डेटा ड्राइव किया जाता है। ठीक है, ओके। अप्रेज द कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म। अरे भाई कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? वर्ड सुना है कभी? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल मिनिमाइज करना है कॉस्ट, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है। अगर हम एक प्रोडक्ट को 8,000 रुपए का दे रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर 7,000 रुपए देने के लिए तैयार है, इतना कठोर कॉम्पिटिशन है। और चाइनीज प्रोडक्ट्स ने तो हमारी मार्केट को बर्बाद कर दिया। तो कॉस्ट कंट्रोल करने का क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बढ़िया तरीका है? वहां तो सर पता नहीं लगता कि कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट का, यहां पर यूनिट कॉस्ट तक पता लग जाता है, आइटमाइज कॉस्ट पता लग जाता है। आइटमाइज मतलब आपके 4 प्रोडक्ट हैं, चारों का आइटमाइज कॉस्ट पता लग जाएगा। इस आइटम में कितना रुपए का लेबर है, कितना रुपए का मटेरियल है, कितना रुपए का ओवरहेड है, आइटमाइज पता। इतने कॉस्टिंग इतनी बढ़िया चीज है, एकदम माइन्यूट लेवल पर पता लग जाता है आपका खर्चा कितना आ रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, करेक्ट। सो कंट्रोल मैकेनिज्म है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा। क्या होता है भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट? मुझे तो नहीं पता, आप बता दो। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो कॉस्ट पहले से डिटरमाइन होती है। अच्छा, वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा था क्या? यूसेज वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, वो कहां से निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से तो निकलता है। आपने बोला इस चीज में इतना खर्चा आना चाहिए, आ कितना गया? ज्यादा आ गया। आपको आपकी मदर ने रेड कलर का कुर्ता खरीदने के लिए
500 रुपए दिए कि रेड कलर का कुर्ता खरीद के लाओ, ये खरीद के लाया 600 रुपए का, तो 100 रुपए का फर्क हो गया। छोड़ो 1500 तो नहीं, तो ठीक ठीक लगा लो 400 रुपए। तो आपकी मदर ने 100 रुपए आपको नहीं दिए थे, 100 रुपए आपके फालतू लग गए, क्या ये वेरिएंस है? जी हाँ सर, ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही निकल के आता है। देन टू टेक डिसीजन ऑन अबॉलिशिंग और एक्सटेंडिंग टैरिफ प्रोटेक्शन बाय गवर्नमेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज होती है भाई। अच्छा, जीएसटी पढ़ लिया तुम लोगों ने? कस्टम्स पढ़ लिया क्या? कस्टम्स में एक सेस होता है जिसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी सुना है क्या? डंपिंग का मतलब पता है कि डंपिंग का मतलब जब एक डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री को गुड्स देती है एट लोअर देन कॉस्ट। भाई ये माउस है, इस माउस को बनाने का खर्चा आ रहा है 200 रुपीज और मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया किसी और कंट्री में 180 रुपीज का। सर आप पागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? सर कोई जितना आपका खर्चा आ रहा है, इतनी लागत आ रही है, उससे कम में क्यों दोगे? दूंगा। मार्केट डिस्ट्रॉय करने के लिए, बनाने के लिए नहीं, उनकी डोमेस्टिक मार्केट डिस्ट्रॉय करने के लिए। चाइना करता है काम, लेकिन चाइना के पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे वो कोई एंटी डंपिंग से बच जाता है। वो क्या है? कॉस्ट शीट। चाइना कॉस्ट शीट बना के दिखा देता है कि देखो मेरी कॉस्ट ही कम है भाई। जो चीज तुम यहां इंडिया में 200 रुपए की बनाओगे ना, चाइना में 80 रुपए की बन जाती है। वहां कॉस्टिंग ही कम है। उन्हें इस तरह का प्रोडक्शन प्लांट भाई अपने पास रखा हुआ है। तो जैसे ही हमारी गवर्नमेंट चाइना को बोलती है, चाइना ये प्रोडक्ट तूने हमारे यहां बेचा है 80 रुपए का बेच रहा है, तू हमारी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, चाइना पता है क्या करता है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ले आता है सामने, कॉस्ट शीट ले आता है सामने अपनी, देख लो कॉस्ट शीट मेरी। क्या बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है? नहीं, कॉस्ट शीट से मिलेगी। चाइना कहेगा देख लो प्रूव कर रहा हूं भाई, मेरी 80 रुपए की, ऐसा नहीं है लागत 200 रुपए की है, मैं 180 में बेच रहा हूं, मेरी लागत ही 150 की है, उस पर 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, 180 में आपको बेच रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है आपको? सो चाइना, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी एक जमाने में एंटी डंपिंग ड्यूटी सबसे ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगती थी, अब वो खत्म हो गई है क्योंकि चाइना ने अपनी कॉस्ट शीट हमें फर्निश करनी शुरू कर दी है। तो जहां पर भी कोई भी टैरिफ रिलेटेड डिसीजन लेना होता है गवर्नमेंट को, टैरिफ मतलब जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, सेस कलेक्ट करती है, ड्यूटी कलेक्ट करती है, टैरिफ, उसका कोई भी डिसीजन लेना होता है वो गवर्नमेंट कॉस्ट डेटा के बेसिस पे करती है, हमेशा डिसीजन लेती है। बता देना, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। ये तो कॉस्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। बताओ भाई, समझ में आया? ये एंटी डंपिंग समझ में आया? और कैसे गवर्नमेंट कॉस्ट शीट को यूज करती है टैरिफ को रिड्यूस या इंक्रीज करने के लिए, समझ में आया? ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। और समझना, कॉस्ट ऑडिट का एक क्वेश्चन आपके इंटर के एग्जाम में होगा ही होगा। इस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा ही होगा 110%, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये चैप्टर बहुत ढंग से आपको प्रिपेयर करना है। ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, कॉस्ट ऑडिट के किसी भी सेक्शन में से एक ना एक ये होगा ही होगा। ठीक है, अब किसी के पास अगरबत्ती धूप बत्ती है? निकाल दो। कुछ माचिस तो होगी तुम्हारे पास? होगी माचिस? माचिस निकाल लो। लाइटर क्यों रखते हो तुम? अपने पापा का नंबर देना, बात करनी है मुझे उनसे। तो देखो भाई, ये सेक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको अगरबत्ती जलानी है, हमको धूप बत्ती जलानी है और इस सेक्शन की पूजा करनी है, क्योंकि दिस इज द गॉड सेक्शन फॉर कॉस्ट ऑडिटर्स, दिस इज द गॉड सेक्शन फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड दिस इज द गॉड सेक्शन फॉर सीएमएस। सेक्शन का नाम है सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज द गॉड सेक्शन। गॉड सेक्शन मतलब जो मैंने अभी बताया ना, अगर किसी को दिल देना है तो किसको दो? इस सेक्शन को दिल दो। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बताता है भाई, इट इज द बैकबोन ऑफ सीएमए प्रोफेशन। सीएमए प्रोफेशन का ये बैकबोन है। सीएमए प्रोफेशन इस सेक्शन पे टिका हुआ है और कॉस्ट ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट इसी सेक्शन से भाई आती है। इस सेक्शन के 3 प्राइमरी सबसेक्शंस हमारे इंटर के सिलेबस में, सारे सबसेक्शन नहीं है इंटर के सिलेबस में, कुछ प्राइमरी सबसेक्शन है जो मैं क्लास में कराऊंगा। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बताना ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होता है? कॉस्ट शीट। अरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या है? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। अच्छा सुनो एक चीज और, वो जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका डिटेल में कंप्यूटेशन निकाल के दे सकते हो कि डायरेक्ट मटेरियल कहां से आया? हाँ सर दे सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट्स। तो कॉस्ट शीट और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कॉस्ट स्टेटमेंट्स कि डायरेक्ट मटेरियल, सपोज तुम कह रहे हो 44 लाख का डायरेक्ट मटेरियल हमने लगा, तो 44 लाख कहां से आया?
ऐड किया होगा ना मटेरियल कॉस्ट को, परचेज कॉस्ट, ड्यूटीज, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, कार्टेज, ये सब चीजें ऐड करी होंगी ना, उसका डिटेल ब्यौरा दे दो। दोनों चीजें दे सकते हो क्या? पहली चीज कॉस्ट शीट एंड द सपोर्टिंग कॉस्ट स्टेटमेंट्स इज नोन एज कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब सुना एक और बात, सबसे पहले सेक्शन आपको बोलेगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओ, वो है सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 2 बोलेगा उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कॉस्ट ऑडिट कराओ। मेरा एक सवाल सुनना, क्या ऐसा हो सकता है, मान लो तुम लॉ मेकर होते, क्या ऐसा हो सकता है कि सर मेरा मन कर रहा है कॉस्ट ऑडिट को रखो सबसेक्शन 1, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को रखो सबसेक्शन 2, इंटरचेंज कर दो यार प्लीज। अरे कॉस्ट ऑडिट अच्छा लगता है ना, 1 पे आए तो नंबर 1 अच्छा लगेगा ना, कॉस्ट ऑडिट अच्छा लगेगा, प्लीज 1 पे कर दो, सबसेक्शन 1 पे कर दो कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड अरे डिलीट थोड़ी कर रहे, रखूंगा लेकिन सेकंड नंबर पे रखूंगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पहले नंबर पे कॉस्ट ऑडिट रख दो। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? जब तक कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाओगे कॉस्ट ऑडिट किस चीज का करोगे, कहां से करोगे? तो जब भी कॉस्ट ऑडिट की बात आएगी सबसे पहले डिस्कशन किस चीज पे होगा? कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बिना कॉस्ट ऑडिट का डिस्कशन अधूरा है। जैसे हम जब भी घर में पूजा करते हैं तो गणेश जी को हम सबसे पहले पूजते हैं, तो ये हमारे गणेश जी हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सबसेक्शन 1 इनको सबसे पहले पूजा जाएगा, उसके बाद आएंगे भाई शिव भगवान, पार्वती मां, सब उसके बाद आएंगी, लेकिन सबसे पहले पूजा जाएगा गणेश जी को, कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट ऑडिट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब एक चीज और समझ लेना, यहां पर एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड, डाउन साइड सुनना कॉस्ट ऑडिट का। फाइनेंशियल ऑडिट सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे लिस्टेड हो, चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है उस पर फाइनेंशियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा ही होगा। लेकिन कॉस्ट ऑडिट सब कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, स्पेसिफाइड कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। तो कुछ स्पेसिफाइड कंपनी है, हम बताएंगे भाई उन्हीं कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स अप्लाई करेंगे। सर ऐसा क्यों? इसका रीजन भी बता दो। रीजन सुनना, छोटी छोटी कंपनीज को कॉस्ट शीट बनाने से ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता। भाई आप कोई छोटा सा प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं जूट का भाई जूट के मैं बैग बना रहा हूं या कुछ ऐसा हैंडीक्राफ्ट बना रहा हूं जिसमें इतना कॉम्प्लेक्स कॉस्टिंग नहीं लगती, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है कि कॉस्ट रिकॉर्ड पूरे बनाऊं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई तुम सही बात कह रहे हो, कॉस्ट शीट तुम मत बनाओ, कॉस्ट शीट हम सिर्फ उन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स को देंगे जहां हमें ऐसा लगता है हमें इसका कॉस्ट जानना जरूरी है। अब सुनना, गवर्नमेंट को कॉस्ट कहां जानना जरूरी होता है? जहां गवर्नमेंट कॉस्ट को रेगुलेट करना चाहता है। आपने पैरासिटामोल का नाम सुना है क्या? डोलो सुना है क्या? डोलो क्या होता है? ये दवाई है, ये फीवर में दी जाती है, और कोविड के बाद तो डोलो इतनी पॉपुलर हो गई कि सब फीवर में, और पैरासिटामोल इतनी ज्यादा पॉपुलर चीज है कि उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब सुनना, पैरासिटामोल इज कमिंग अंडर ड्रग्स ऑर्डर। वो देखो कह रहे हैं वो ड्रग्स नहीं, नालायक, क्या गंदी गंदी बात है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन। क्या गवर्नमेंट कहती है पैरासिटामोल एक प्राइस से ज्यादा पे नहीं बिक सकता। पैरासिटामोल का जो प्राइस है वो एक लिमिट होती है, इससे ऊपर पे पैरासिटामोल नहीं बिक सकता। वो हम लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, तुम्हें अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं कमाने देंगे। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कहती है? गवर्नमेंट का क्या मतलब? मेरी मर्जी है मैं दवाई चाहे इतने पे बेचूं, मैं बना रहा हूं पैरासिटामोल, मेरी मर्जी मैं चाहे इतने पे बेचूं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही है? परफेक्ट, परफेक्ट, ये बेसिक नेसेसिटी है भाई। कुछ दवाइयां बेसिक नेसेसिटी होती हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि इनका प्राइस ज्यादा ना बढ़े, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट ये भी चाहती है बनाने वाले को नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कॉस्ट शीट मंगाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट देखती है, उसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करती है, 10% मार्जिन चलो तुम ऐड कर लो और इतने प्राइस का बेचो। आया प्रोसेस समझ में? क्या ये ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूरा हो जाएगा? नहीं भाई, कॉस्टिंग के रिलेटेड चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जानना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जानना है, कॉग्स तो पर यूनिट भी और टोटल भी, कहां से पता लगेगा? कॉस्ट शीट। सो cost records are specified by government for certain companies, cost records are specified by government for certain companies। कितना अच्छा होता कि अगर सारी कंपनीज पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो जाता भाई, हमारा ऑडिट का और ज्यादा स्कोप बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन स्पेसिफाइड कंपनीज, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिन पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई करता है, और स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिन पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई करता है। स्पेसिफाइड कंपनी होती है टर्नओवर के बेसिस पे, जो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन सी स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिन पे कॉस्ट ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। और स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब आप कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जिन जो बना रहे हो तो कॉस्ट ऑडिट आप पे लगेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आप पे लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। ठीक है, अब दूसरा सबसेक्शन है कॉस्ट ऑडिट। अच्छा अब एक चीज बता दो, कॉस्ट ऑडिट को अप्लाई करने के लिए बिना पढ़े बताना, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? परफेक्ट। मान लो, सुनो, मान लो
मैं कॉस्ट रिकॉर्ड में फॉल नहीं करता क्योंकि मेरी टर्नओवर कम है या गुड्स स्पेसिफाइड नहीं है, मैं कॉस्ट रिकॉर्ड में फॉल नहीं करता, तो क्या कॉस्ट ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट मेरे पे आ सकती है? इम्पॉसिबल। तो कॉस्ट ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट वो है कंपनीज कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1। बताना सबसेक्शन 1 कौन सा है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। प्लस, प्लस का मतलब क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी कंडीशन, या कोई भी एक कर दूं चलेगा? क्यूमुलेटिवली दोनों करनी है। तो क्या प्लस का मतलब एंड है? और यहां भी देखना प्लस है छोटा सा, क्या इसका भी मतलब एंड है? जी हां एंड है। तो आप सबसेक्शन 1 में फॉल करने चाहिए और आप टर्नओवर क्राइटेरिया मीट करनी चाहिए, नेटवर्थ क्राइटेरिया मीट करनी चाहिए एज पर द रूल्स। समझ में आया? तो सबसे पहली चीज क्या? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओ। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो दूसरी चीज ये, अगर अब आप कोई मॉनिटरी थ्रेशोल्ड हम देंगे, वो अगर टर्नओवर आपकी इससे ज्यादा है तो आप ऑडिट भी करवा लो ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स। दोनों सेक्शन समझ में आए? दोनों सब सेक्शन समझ में आए? 1 2 ठीक है। अब थर्ड है कॉस्ट ऑडिटर का। भाई कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? क्या हुआ? अच्छा ओके। सीएमए के स्टूडेंट्स हैं? अच्छा वेरी नाइस। हाँ आओ, कौन बोल रहा है? हाँ तो मैं ग्रुप 4 भी तो पढ़ाता हूँ मैं। मैम इसको मिलवा देना बच्चों से, जरा मिलना चाहता है बच्चों से जो आए ना, इंटरेस्टेड है मिलने में। चलो ठीक है। सब सेक्शन 1 समझ में आया? सब सेक्शन 2 समझ में आया? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। ठीक है। अब है कॉस्ट ऑडिटर। अरे बता दो भाई, इस जंगल का राजा कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट्स। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इसमें ब्रैकेट में एक चीज लिखो जरा, COP। इसका फुल फॉर्म बता दो कोई। COP का फुल फॉर्म क्या है? पहले लिखो तो ब्रैकेट में। COP का फुल फॉर्म बता दो भाई क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब होता है? जब आप CMA फाइनल क्वालिफाई कर लोगे ना, जब भी कर लोगे, 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी लग जाए, जब भी आप CMA क्वालिफाई कर लोगे ना, तब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आप जॉब करो, ऑप्शन नंबर 2 आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब है आप कॉस्ट ऑडिट कर पाओगे। जॉब करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप जॉब में हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? जॉब में तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? सेक्शन 141 याद करो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। कैन द एम्प्लॉय बी एन ऑडिटर? नो, अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप एम्प्लॉय बन गए किसी कंपनी के, फिर आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते भाई। आप कॉस्ट ऑडिट तभी करोगे जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट करोगे। कंपनी क्या? किसी के बिहाफ पे? नहीं 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 नो नो, कंपनी तो हो ही नहीं सकती ना ऑडिटर। सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन, कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी एन ऑडिटर। याद है, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी एन ऑडिटर। फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन, तो कंपनी तो ऑडिट कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकते, वही तो डिस्क्वालिफिकेशन है जो हमने 141 सेक्शन में पढ़ी थी। आप जिस कंपनी के एम्प्लॉय हो, क्या आप उसी की गलतियां निकाल दोगे? क्या आपका बॉस आपको धमका नहीं देगा, ओ मेरी गलती मत निकालियो, धमका नहीं देगा? तो आप उसके जिसके एम्प्लॉय आप उसका ऑडिट कर ही नहीं सकते, है ना? इन्फ्लुएंस या बायसनेस की वजह से। हाँ बताओ। बिग 4 में कॉस्ट अकाउंटेंट होते ही नहीं, कॉस्ट ऑडिटर्स वो अपने विंग रखते ही नहीं बिग 4 वाले। बिग 4 वाले सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट्स अपना प्रैक्टिस करते हैं। CA फर्म्स होती हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म्स नहीं होती। हाँ, जॉब नहीं कर रहे होते वो पार्टनर्स होते हैं जो साइन करते हैं। जो जॉब कर रहे होते हैं वो तो क्लरिकल जॉब कर रहे होते हैं, वो तो ऑडिट कर रहे होते हैं। साइन करने की अथॉरिटी किसके पास? पार्टनर के पास। जो नीचे CA हैं जो पार्टनर के अंडर जॉब कर रहे हैं, क्या वो साइन कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट? नहीं, ऑडिट कर सकते हैं जाके। बाद में बना दें तब साइन कर देंगे। तो साइन करने की अथॉरिटी किसके पास? पार्टनर प्रैक्टिस के पास, जिसका प्रैक्टिस है। जो जॉब कर रहा है, जैसे वहां पर भी जॉब करते हैं बिग 4 में, वो साइन नहीं कर सकते भाई, वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं। समझना डिफरेंस? समझ में आया? नहीं। ओके। अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट होने चाहिए इन प्रैक्टिस, मतलब आपका COP होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट आप कब बनोगे? जब इंटर क्लियर हो जाएगा, फाइनल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको मेंबरशिप लेनी है। सिर्फ फाइनल क्लियर करना सफिशिएंट नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं? फाइनल क्लियर हुआ, एग्जाम आया, नीचे लिखा कांग्रेचुलेशंस फाइनल क्लियर्ड। सारे सोशल मीडिया पे लिख दिया CMA 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 मनु भारद्वाज, CMA मनु भारद्वाज। क्या परमिटेड है या नहीं परमिटेड है? नॉट परमिटेड। आप फाइनल क्लियर करके आप CMA लगाने के अधिकारी नहीं बने। आप उसके अधिकारी कब बनोगे? जब आप मेंबरशिप नंबर लोगे। मेंबरशिप नंबर कितने डिजिट्स का होता है?
5 डिजिट्स का मेंबरशिप नंबर होता है। 51881 मेरा मेंबरशिप नंबर है। 5 डिजिट्स का मेंबरशिप नंबर होता है, ठीक है। तो मेंबरशिप जो भाई आप लेते हो, इंस्टीट्यूट से लेते हो, वो CMA फाइनल क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट भरना पड़ता है, अपना पूरा आपको डिटेल्स भरनी पड़ती है, तब आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है इंस्टीट्यूट से। नहीं, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, बस फाइनल देने के बाद बहुत टेस्ट हो गए, ठीक है। तो आप सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया हो एज देयर कॉस्ट ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको अपॉइंट किया हो एज योर कॉस्ट ऑडिटर, तो आप बन गए कॉस्ट ऑडिटर उस कंपनी के, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को क्यूमुलेटिवली आपको सेटिस्फाई करना है। अच्छा सुनना, सर मैं CA भी हूं, CMA भी हूं, तो क्या मैं फाइनेंशियल ऑडिटर भी बन सकता हूं और कॉस्ट ऑडिटर भी बन सकता हूं? अरे मैं दोनों भी, मैं विश्वास नहीं है, मैं CS भी, हाँ CS भी हूं, लेकिन अभी मैं CA और CMA की बात कर रहा हूं। तो क्या मैं फाइनेंशियल ऑडिटर और मैं ही कॉस्ट ऑडिटर एक ही कंपनी का बन सकता हूं? नहीं बन सकता, नॉट परमिटेड, ओनली वन। सो फाइनेंशियल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी। सेम कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, दोनों पर्सन सेम नहीं हो सकते, अलग अलग पर्सन होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब ये है भाई कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2010-14। ये क्या है? ये अब हमें बताएंगे कौन सी वो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिन पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स करना जिनका जरूरी है, कौन सी वो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है। हमने ऊपर सेक्शन में क्या पढ़ा? स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड। अब भाई क्या स्पेसिफिकेशन है तो बता दो। स्पेसिफिकेशन कौन बताता है? रूल्स बताते हैं, ठीक है। रूल्स आर नोन एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर इससे बोला जाता है रूल्स को, क्योंकि रूल्स जो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिनिस्ट्री को दे दी जाती है, वरना जो लॉ होता है, लॉ कौन ड्राफ्ट करता है? पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर ड्राफ्ट होता है। लेकिन रूल्स जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब लोअर बॉडी भी रूल्स को ड्राफ्ट कर सकती है, ठीक है। सो रूल 1, रूल 2 बेसिक डेफिनेशंस है भाई, अलग अलग चीजों की डेफिनेशंस। रूल 1 है टाइटल। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से रूल है उसको अंडरलाइन कर लो, रूल 3 एंड रूल 4, इसको मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब अप्लाई होगा, कॉस्ट ऑडिट कब अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड दिए गए हैं भाई, टर्नओवर आपकी कितनी होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट करवाओ, टर्नओवर आपकी कितनी होनी चाहिए कि कॉस्ट रिकॉर्ड कराओ, उसके मॉनेटरी थ्रेशोल्ड दिए हुए हैं, ठीक है। रूल 5, रूल 6 भी हम क्लास में करेंगे। चलो आज हम शुरू करते हैं रूल 3, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, रूल 3। 1 और 2 तो 1 तो टाइटल है, 2 डेफिनेशंस है, तो रूल 3 पे आ गए सीधा, ठीक है। अब भाई बता दो रूल 3 किस चीज को बिलोंग करता है, किस चीज का रूल 3 होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा भाई बता दो सेक्शन, अगर मैं तुमसे पूछूं सेक्शन और सब सेक्शन, तो वो कौन सा है? लिखो लिखो, 148। सब सेक्शन, ये रूल है। सब सेक्शन बताओ। अरे भाई कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। सेक्शन कौन सा है? 148। सब सेक्शन कौन सा है? 1। रूल कौन सा है? अलग अलग चीजें हैं, ये रूल है, वो सब सेक्शन और सेक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कॉस्ट ऑडिट का सब सेक्शन बता दो। कॉस्ट ऑडिट 2। कॉस्ट ऑडिट का रूल बता दो। 4, ठीक है। 3, 4 रूल 3, 4 और सेक्शन 148, 142 याद रहेगा। चलो अब देखते हैं कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है। भाई सबसे पहले बता दो, अरे क्या किस मर्ज की दवा है? कॉस्ट रिकॉर्ड होता क्या है भाई? ये कॉस्ट शीट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज कॉस्ट शीट। कोई कॉम्प्लिकेशन मत अपने दिमाग में रखना, सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स पता नहीं क्या होता है। अरे नहीं, कॉस्ट शीट मींस कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट शीट और उसके जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं आप वो दे दो, दैट इज नोन एज कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये उठता है, सर वो कौन सी स्पेसिफाइड कंपनीज हैं, वो कौन सी कंपनीज है जिनको अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, कॉस्ट शीट मेंटेन करनी जरूरी है? भाई देखो, अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना चाहे बना ले, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां जो कंपनीज लिखी हैं उनको मैंडेटरी है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना। आप बिना मैंडेटरी होते हुए बनाना चाहो, ब्राइट विजन अपना कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना चाहे बना ले, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां जो कंपनीज लिखी हैं उनके लिए मैंडेटरी है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। अच्छा भाई देखो, 3 कंडीशन लिखी हैं और तीनों के बीच में लिखा है प्लस प्लस। बता दो क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है 3 कंडीशन या कोई भी एक करोगे तो चल जाएगा? क्या प्लस का मतलब एंड है और है? एंड। तो अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको नहीं बनाने। तीनों कंडीशन को क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करोगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत आएगी, ठीक है। अब एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। एनी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी,
तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स किन पे इंक्लूड है भाई? सारी कंपनीज पे इंक्लूड है। इवन फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आके कोई अपना बिजनेस कर रही है उस पे भी इंक्लूड है। अब कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर एक कंपनी है जो यूएस में काम कर रही है, अपना इंडिया में है ही नहीं वो। अगर वो इंडिया में है ही नहीं और वो यूएस में काम कर रही है तो क्या हम यूएस जाएंगे उसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए? नहीं भाई नहीं। इस फॉरेन कंपनी का मतलब है एक ऐसी फॉरेन कंपनी जो अपने ब्रांच ऑफिस के जरिए इंडिया में काम करे। तो इंडिया में होना तो जरूरी है भाई। ये मत कहना जी सर मैं यूएस जाऊंगा, यूएस में जितनी कंपनीज है सबका कॉस्ट ऑडिट करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है। फॉरेन कंपनी का मतलब ये है एक ऐसी फॉरेन कंपनी जो रजिस्टर्ड तो यूएस में है लेकिन उसका कोई ब्रांच, कोई लाइजन ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, अलग अलग छोटे छोटे ऑफिस बनाते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ प्रेजेंस उसकी इंडिया में है। ठीक है, दैट इज नोन एज फॉरेन। तो क्या फॉरेन कंपनी की किसी इंडियन ब्रांच पे भी कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड अप्लाई होगा? जी हां, बिल्कुल होगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज। तो काम क्या करना चाहिए उस कंपनी को? गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने चाहिए, गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहिए। क्या इसका मतलब ये है अगर मैं ट्रेडिंग कंपनी हूं तो रूल्स मेरे पे अप्लाई नहीं करते? क्या इसका मतलब ये है अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, माल खरीद के आगे बेचता हूं तो रूल्स मेरे पे अप्लाई नहीं करते? क्या इसका मतलब ये है? ऑफ कोर्स यस, इसका मतलब ये है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ही रूल्स आप पे अप्लाई करते हैं, अगर आप सर्विसेज बनाते हो तो ही रूल्स आप पे अप्लाई करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो रूल्स आप पे अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब यही है। इसकी बस एक एक्सेप्शन है जो आपको इंटर में नहीं बताऊंगा, फाइनल में बताऊंगा। नहीं अभी नहीं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दिमाग में कंफ्यूज किया जाएगा। सो इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, लेकिन अभी इंटर पर्सपेक्टिव से तुम बस इतना समझो, अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे, अगर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अब मुझे एक बात बता दो, मैं तुम्हें बता दूं मेरा बिजनेस क्या है। मेरा बिजनेस है मैं कंप्यूटर्स, नेहरू प्लेस जानते हो ना, नेहरू प्लेस से मैं कंप्यूटर्स लाता हूं, लैपटॉप लाता हूं। कुशाग्र ने भी अपना लैपटॉप वहीं से खरीदा था, ना? नहीं तो कहां से खरीदा था? तो अभी उससे उसको क्या खरीदवा रहे हो मोबाइल पे? हाँ, इधर आ जाएं, क्लास में आ जाएं थोड़ा सा। सो मेरा काम क्या है, मैं नेहरू प्लेस से लैपटॉप लाता हूं, कीबोर्ड लाता हूं, मॉनिटर लाता हूं, सीपीयू लाता हूं, उसे असेंबल करता हूं और आगे सप्लाई करता हूं। बताना ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? मानसी बताओ। समझ गए? पहले समझ गए क्या करता हूं? समझ गए? लैपटॉप लाया, लैपटॉप नहीं स्क्रीन लाया, कीबोर्ड लाया, असेंबल किया, आगे बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing means anything that changes the utility of that particular product is known as manufacturing. तो बच्चों के माइंड में कई बार डाउट रहता है, सर मैं कुछ प्रोसेसिंग करूंगा तो ही मैन्युफैक्चरिंग होगा। नहीं, अगर मैं असेंबली में कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ गया। चलो एग्जांपल नंबर 2, मैंने पेन चाइना से मंगाए थोक में, 1000 पेन मंगा दिए। इंडिया में मैंने इसकी करी पैकेजिंग अच्छी सी, क्योंकि पैकेजिंग चलती है वहां, तो थैलियों में बंद के आ गए, शिपिंग हो गई। मैंने क्या किया, मैंने इसको डिब्बा लगाया, डिब्बे पे नाम लिख दिया, जो ये कंपनी है जिसको मुझे सप्लाई करना है उसका नाम लिख दिया, प्रॉपर लेबलिंग कर दी, लेबल जो एमआरपी और ये सब चीजें होती है वो सब कर दी, और मैंने आगे इसको बेच दिया। बताओ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग। पैकिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। अगला एग्जाम्पल सुनना, दिवाली आ गई। दिवाली सर अभी कहां दिवाली? समझ लो दिवाली आ गई। अब सुनो, दिवाली पे मैंने क्या किया, मैंने काजू खरीदे 10 किलो, मैंने बादाम खरीदे 10 किलो, और वो याद है दिवाली पे हम वो चिन्ने चिन्ने से 6 उसके डिब्बे बनाते हैं, जिसमें 50 ग्राम काजू होते हैं ऐसे नाम को, 50 ग्राम बादाम होते हैं, 50 ग्राम अखरोट होता है, 50 ग्राम पिस्ता होता है, जिसको अगर निकालो तो ऐसे हाथ में आ जाएंगे सारे के सारे, वो ऐसे 6 का बॉक्स बनता है। तो मैं 10 किलो काजू खरीदा, 10 किलो बादाम खरीदा, 10 किलो पिस्ता खरीदा, और वो पैकेट में, असॉर्टेड पैकेट में बना के लोगों को बेच दिए। मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रूप बदल रहे हो, उसका यूटिलिटी बदल रहे हो, इसमें रूप नहीं बदला, यूटिलिटी बदल दी। क्या कोई आदमी 10 किलो काजू खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन वो क्या वो डिब्बा कोई पर्सन खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। दिवाली पे गिफ्टिंग चलती है इस तरह से। मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर आप यूटिलिटी चेंज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग। चलो लास्ट एग्जांपल देता हूं, ये वायरिंग है ना, ये हमारा पूरा वायरिंग लगा हुआ है, जो वायर इस पूरे रूम में जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स लगी हैं, ठीक है। मेरा काम क्या है, मैं शॉपकीपर हूं, मेरी एक शॉप है, और मैं पूरा 200 मीटर का वो वायर का पूरा गोल बंडल मंगवाता हूं, और जैसे किसी को जरूरत 10 मीटर की 10 मीटर काट के दे दिया, किसी को जरूरत 20 मीटर की 20 मीटर काट के दे दिया। समझ में आई बात? पूरा रोल मंगवाया मैंने, अपने ऑफिस में मंगवाया, अपने शॉप में मंगवाया, शॉप में रोल को काट काट के थोड़ा थोड़ा लोगों को सप्लाई कर रहा हूं, उसमें प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। बताना मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? सुनैना बताएगी, सुनैना तो बोली नहीं है, आवाज है तुम्हारी, आवाज है, मतलब ट्रेडिंग। और किरण? ट्रेडिंग। ये भी है मैन्युफैक्चरिंग। अरे भाई बताओ, क्या कोई पर्सन जिसे 20 मीटर वायर की जरूरत है, क्या वो पूरा रोल खरीदेगा 200 मीटर का?
तो क्या आपने यूटिलिटी चेंज कर दी? प्रोडक्ट का यूज चेंज कर दिया? हाँ चेंज कर दिया। अगर कोई बड़ा सा ऑफिस बन रहा है बहुमंजिला, तो वहां पर वो 200 मीटर लग जाएगा तार। लेकिन अगर कोई ऐसा भाई ऑफिस बन रहा है छोटा सा है जिसमें 20 मीटर तार ही चाहिए, तो 20 मीटर ही चाहिए, 200 मीटर का कोई आदमी क्या करेगा? नहीं खरीदेगा। यूटिलिटी आपने चेंज कर दी। तो आपने किसी भी चीज की अगर यूटिलिटी चेंज कर दी, उसका यूज चेंज कर दिया, तो भाई वो चीज क्या कहलाएगी? वो चीज कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अगला एग्जांपल सुनना। ये है कीबोर्ड और लैपटॉप, सॉरी माउस, इसका सेट है, डिब्बे में आता है। मैं एज इट इज डिब्बा खरीदता हूं नेहरू प्लेस से, और उसमें अपना 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ के उसे आगे बेच देता हूं। बताओ ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग है भाई। मैंने कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं करी, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, मैंने एज इट इज डिब्बा आया था आगे कर दिया ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स में एप्लीकेबल है? नो, ट्रेडिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज और बता दो, मैन्युफैक्चर क्या करोगे? ऑल गुड्स या स्पेसिफाइड गुड्स? परफेक्ट। मैं तुम्हें एक गुड्स की लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट में 39 गुड्स हैं, 39 गुड्स। बस अगर वो मैन्युफैक्चर करते हो तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। स्पेसिफाइड गुड्स। समझ में आई बात? अच्छा, तीसरी कंडीशन, मीट्स द थ्रेशहोल्ड लिमिट। टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड लिमिट आपको मीट करनी है। थ्रेशहोल्ड लिमिट है 35 करोड़ और मोर। ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज मोर देन 35 करोड़। तो अगर आपकी पूरी कंपनी की टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, अब सुनना जरा, देखना, मेरी कंपनी है, प्रोडक्ट ए बनाती है, प्रोडक्ट बी बनाती है। इसको लिख लो अपने जहां चार्ट है, चार्ट में लिखना। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको अपने चार्ट पे या रजिस्टर पे कहीं भी लिख लेना। एग्जाम्पल लिख लेना जरा। प्रोडक्ट ए ब्रैकेट ओपन स्पेसिफाइड ब्रैकेट क्लोज 10 करोड़, प्रोडक्ट बी ब्रैकेट ओपन नॉट स्पेसिफाइड 24 करोड़, एंड थर्ड स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल पता है क्या होता है? जो बचा कुचा रेजिड्यू है उसको सेल करना, जो भी रिमेनिंग रेजिड्यू बचता है प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, वेस्टेज तो होती है, वेस्टेज को सेल करना स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल कितने रुपए की है भाई? 2 करोड़ रुपए की। आपने लिख लिया? पीछे आपने लिख लिया? दिखाओ जरा रजिस्टर। क्यों नहीं लिखा? क्या नहीं बनाया? अरे कॉपी नहीं बनाया, जरूरत नहीं ऑडिट की कॉपी बनाने की, है जरूरत तो क्यों नहीं बनाया? नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। आपका अटेम्प्ट कब है? अरे छोड़ो, कैसे ऐसे नहीं, ऐसे जून 24 तो नहीं है, जून 25 ना, जून 24 तो नहीं, क्योंकि अगर जून 24 होता तो भाई थोड़ा सा सीरियसनेस दिखती ना चेहरे पे। चलो अच्छा बता दो जरा, प्रोडक्ट ए स्पेसिफाइड गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट ए जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं, स्पेसिफाइड गुड मतलब वो जो 39 में बताऊंगा ना, 39 में से एक है, 39 में बताऊंगा, ये जो ऊपर स्पेसिफाइड गुड्स यहां लिखे हैं ये स्पेसिफाइड गुड्स, ये 39 इनमें से बताऊंगा वो है। प्रोडक्ट बी नॉन स्पेसिफाइड गुड और स्क्रैप सेल, ठीक है। टोटल टर्नओवर बताना 36 करोड़। अब बताओ जरा इस कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बता दो इस कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्या ये 35 करोड़ से कम है? बच्चे कह रहे हैं ये 35 करोड़ से कम है ना? नॉन क्या? अरे प्रोडक्ट ए ना, बी 24 करोड़ है, बट टर्नओवर कौन सी देखेंगे? ये 10 करोड़ या 36 करोड़? टर्नओवर कौन सी देखेंगे? परफेक्ट, ये बात समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अरे भाई जो टर्नओवर दी हुई है क्या वो स्पेसिफाइड गुड्स की दी हुई है? वर्ड क्या लिखा है? ओवरऑल लिखा है या स्पेसिफाइड गुड्स लिखा है? वर्ड बताओ, वर्ड क्या लिखा है? ओवरऑल लिखा है भाई। अरे वर्ड अगर ओवरऑल लिखा है तो सिर्फ स्पेसिफाइड गुड की टर्नओवर देखोगे या ओवरऑल कंपनी की टर्नओवर देखोगे? ओवरऑल टर्नओवर देखो।
यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों, अगर 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो एग्जामिनर यहां खेल जाता है। एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन बनाता है कि आपका जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ से कम नजर आ रहा है, स्पेसिफाइड गुड का। अरे स्पेसिफाइड गुड देखना है नहीं, हमें क्या देखना है, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो ओवरऑल टर्नओवर है, चाहे वो स्क्रैप सेल से ही क्यों ना हो, कोई भी इनकम कंपनी की अगर 35 करोड़ से ऊपर है तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट आ गई। अब सुनना मेरा अगला क्वेश्चन, कॉस्ट रिकॉर्ड जो बनेंगे क्या वो पूरी कंपनी के लिए बनेंगे या सिर्फ स्पेसिफाइड गुड के बनेंगे? परफेक्ट परफेक्ट, अगर तुम ये समझ गए तुमने इस सेक्शन की आत्मा को जी लिया। जब हम ओवरऑल टर्नओवर देखते हैं क्वालिफाई करने के लिए तब हम देखेंगे पूरी कंपनी की टर्नओवर, लेकिन जब बात आएगी बताओ कॉस्ट रिकॉर्ड किसके बनाने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड के बनेंगे, वो प्रोडक्ट बी के नहीं बनेंगे, स्क्रैप सेल के नहीं बनेंगे। मतलब जो कॉस्ट शीट बनेगी प्रोडक्ट बी की बनेगी, प्रोडक्ट ए की बनेगी, प्रोडक्ट बी की नहीं बनेगी, स्क्रैप सेल की नहीं बनेगी कॉस्ट शीट जब बनेगी। सर एक बात बताओ, आधी आधी कॉस्ट शीट बनाओगे? आधी मतलब प्रोडक्ट ए की बना दी, प्रोडक्ट बी की आधी आधी बनाओगे? अरे नालायक, कॉस्ट शीट हमेशा प्रोडक्ट वाइज ही बनती है। ऐसा कभी नहीं होता कि तुमने दोनों प्रोडक्ट मिला दिया, डायरेक्ट लेबर टोटल लिख दिया, डायरेक्ट मटेरियल टोटल लिख दिया, ऐसा कभी नहीं होता। कॉस्ट शीट क्या कभी पूरी कंपनी की इकट्ठी बनती है? नहीं, प्रोडक्ट वाइज बनती है भाई, प्रोडक्ट वाइज होता है ना ऐसा? कभी ऐसा तो नहीं सुना तुमने प्रोडक्ट ए बी दोनों की कंबाइंड कॉस्ट शीट बना रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल। सो जो कॉस्ट शीट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए की बनेगी। हाँ तुम्हारा मन है प्रोडक्ट बी की बनाने का, बना लो, कोई टेंशन की बात नहीं। बताओ सेक्शन समझ में आया? क्योंकि इस सेक्शन में से कोई केस स्टडी अगर मैं तुम्हें दूं तो वो सॉल्व कर लोगे, इसी तरह की केस स्टडी बना के दूंगा, इसी तरह की, ठीक है? स्पेसिफाइड क्या नहीं होता तो फिर तो ऑडिट की बात ही नहीं आती। मान लो स्पेसिफाइड ना होता, टेप प्रोडक्ट होता ही नहीं, हम प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, स्क्रैप सेल बना रहे हैं और टर्नओवर 36 करोड़ से फिर भी ज्यादा है, तो ऑडिट की कॉस्ट रिकॉर्ड की बात ही नहीं आती। क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ, कम से कम एक स्पेसिफाइड गुड तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, कम से कम एक। अगर तुम स्पेसिफाइड गुड ही नहीं बना रहे तो कॉस्ट रिकॉर्ड की बात ही नहीं आती। बात समझ में आई? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है? अब एक नोटी नोट नंबर 1, इस नोट नंबर 1 के आगे लिख लो नोटी, तुमसे कम, नोटी नोट नंबर 1, ठीक है? अब सुनना नोट नंबर 1 क्या कहता है, बड़ा मजेदार नोट है, सुनना। वंस द रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन वन फाइनेंशियल ईयर, एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में अगर रूल अप्लाई हुए, दे विल अप्लाई फॉर एवर, जिंदगी भर के लिए अप्लाई हो जाएंगे, इवन इफ टर्नओवर रिड्यूसेस द बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। सुनो भाई, शादी कितना हो गया, शादी इरिवर्सिबल, एक बार शादी हुई तो उसे पूरी जिंदगी निभाना है, उसी को झेलना है पूरी जिंदगी। विच मीन्स क्या, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग तो दो नहीं कर सकते, नालायक। सो जो रूल्स हैं, मान लो पहले जो ईयर है उसमें तो 36 करोड़ टर्नओवर है, ठीक है? जो इमीडिएटली अगला ईयर था उसमें टर्नओवर गिर के रह गई 32 करोड़, तो बताना अगले साल कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे? हाँ, एक बार रूल्स के परव्यू में आ गए तो जिंदगी भर आना पड़ेगा, इवन अगर लॉसेस हो गया, इवन अगर कंपनी लॉसेस में चली गई, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, जब तक वो कंपनी बंद नहीं हो जाती कॉस्ट रिकॉर्ड अप्लाई होगा ही होगा, तो भी बंद हो जाएगा, फिर खत्म हो गया। अगर प्रोडक्ट मान लो बंद कर दिया, प्रोडक्ट ही वो बनाना बंद कर दिया, तो फिर अगेन कॉस्ट रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो दो कंडीशन, कंपनी खत्म हो जाए या प्रोडक्ट खत्म हो जाए। हाँ जी, नहीं ना ना, जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड बना रही है उसको कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी तब है जब वो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड कॉस्ट ऑडिट वाले फुलफिल करेगी। तो सुनो भाई, अब आ जाओ कॉस्ट ऑडिट वाले रूल पे आ रहा हूं, उससे पहले एक चीज समझाता हूं। मान लो 1 लाख कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई करी इंडिया में जिन पे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। अब तुम्हें मुझे बताना है कॉस्ट ऑडिट इनमें से कितनी कंपनीज करवाएंगी, क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, सर 1.5 लाख कंपनीज कॉस्ट ऑडिट करवाएं, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, सर 1 लाख की 1 लाख कंपनीज ऑडिट करवाएं, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, सर 1 लाख से तो कम कंपनीज ही ऑडिट करवाएंगी। कौन सा ऑप्शन तुम्हें लगता है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बात है? 1 लाख से कम कंपनीज होंगी जो कॉस्ट ऑडिट करवाएंगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक और एडिशनल कंडीशन है, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ेगा रूल 4 का, जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट वाला है। तो 1 लाख अगर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड बना रही हैं तो उसमें से कॉस्ट ऑडिट कितनी कंपनीज करवाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है 1.5 लाख करवा दें? नहीं, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही अगर अप्लाई नहीं होंगे तो वो कंपनी पे तो कॉस्ट ऑडिट लगता ही नहीं है। तो 1.5 लाख पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा, अगर 1 लाख कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड करा रही है और 1 लाख ही कॉस्ट ऑडिट करवाएं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉनेटरी थ्रेशोल्ड जो है वो इस तरह बनाई गई है कि कोई कंपनी तो इससे कम होगी ना, कोई कंपनी तो इससे कम होगी ना,
तो होता क्या है, अगर मान लो 1 लाख कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड के परव्यू में आती हैं, तो उसमें से 80,000, 70,000, 60,000 कॉस्ट ऑडिट करवाती हैं, जो एक कंडीशन को फुलफिल करती हैं। ज्यादा कभी नहीं हो सकता, कॉस्ट रिकॉर्ड से ज्यादा कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लॉजिक समझ में आया? पूछो ना, कोई डाउट है तो। इमरान बोलो, कोई डाउट? चलो, सो कॉस्ट ऑडिट अप्लाई करने का देखना रूल 4, कॉस्ट ऑडिट क्या कहता है। रूल 3 इज एप्लीकेबल, सबसे पहला कंडीशन है रूल 3 इज एप्लीकेबल। बताना रूल 3 क्या है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। लिखो जरा रूल 3 में, रूल 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो रूल 3 क्या है भाई? रूल 3 है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को अप्लाई पहले करना पड़ेगा, तो ही कॉस्ट ऑडिट होगा, नहीं तो कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। अगर कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं, तो क्या कॉस्ट ऑडिट पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। सो रूल 3 एप्लीकेबल, प्लस दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है। जी हां सर। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मीट होना चाहिए। जी हां सर, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मीट होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑडिट कराना भाई हमारे कराने की जिम्मेदारी, अदरवाइज कॉस्ट ऑडिट कराने की जिम्मेदारी नहीं है। अब आ जाओ देखते हैं मॉनेटरी थ्रेशोल्ड भाई क्या है। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड देखना, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है टेबल ए वाले गुड्स। तो भाई 2 टेबल्स हैं जो मैं तुम्हें कराऊंगा। टेबल ए में 6 प्रोडक्ट हैं, टेबल बी में 33 प्रोडक्ट्स हैं। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं? 39। 6 प्रोडक्ट्स किस में? टेबल ए में। 33 प्रोडक्ट्स किस में? टेबल बी में। टोटल मिला के कितने प्रोडक्ट्स हैं? 39 प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफाइड हैं। ठीक है, अगर हम टेबल ए के प्रोडक्ट्स का ऑडिट कराने का सोचेंगे, अगर हम सोचेंगे टेबल ए का हमें ऑडिट कराना है, तो उसके लिए टर्नओवर क्या होनी चाहिए? ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी शुड बी 50 करोड़ और मोर। जो कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब जरा मुझे बता दो, कौन सी वो कंपनीज हैं उनका कितना टर्नओवर होना चाहिए जिसमें कि कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। परफेक्ट। ये किसकी आवाज थी? तुम वैसे तो सोती हो आधी क्लास में, लेकिन जब बोलती हो तो बड़ा अच्छा सही से बोल देती हो। तो वो कंपनी जो 35 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, उन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना है, कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। बताओ कंक्लूजन समझ में आया? पक्का कोरिलेट कर पा रहे हो? जो हम रूल कर रहे हैं, रूल से कोरिलेट कर पा रहे हो? दोनों कोरिलेशन हो रहा है? जी हां सर। कॉस्ट ऑडिट टेबल ए का कब होगा? जब ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी की जो ओवरऑल टर्नओवर है 50 करोड़ से ज्यादा हो। अगर 50 करोड़ से कम हो गई तो क्या कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा। तो मतलब 35 करोड़ से तो उस कंपनी की टर्नओवर ज्यादा है, 50 करोड़ से कम है, तो रिकॉर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये। अच्छा, दूसरी कंडीशन, एंड टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर रूल 3। ओहो, कौन सी टर्नओवर की बात हो रही है भाई? स्पेसिफाइड गुड्स के टर्नओवर की बात हो रही है। जो तुम ऊपर कंफ्यूज हुए थे ना, ऊपर कंफ्यूज हो, तुमने कहा था सर प्रोडक्ट ए का हम टर्नओवर ले ना लें, यहां लो, यहां लो। तो अब जो ऑडिट का रूल है उसमें दोनों टर्नओवर देखी जा रही है, ओवरऑल टर्नओवर भी देखी जा रही है और जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं उनके टर्नओवर भी देखी जा रही है। ऑडिट के रूल में दोनों देखी जा रही है। अरे रिकॉर्ड के रूल में बताना कौन सी देखी गई? सिर्फ ओवरऑल। ऑडिट में स्पेसिफाइड नहीं देखी गई, अब स्पेसिफाइड भी देखी जा रही है। बता दो जरा, स्पेसिफाइड का लिमिट क्या होना चाहिए? 25 करोड़ और मोर। सो जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं उनका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 25 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हो गई, कॉस्ट ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट आ गई। अब बताओ, मेरे इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि अगर 1 लाख कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड बना रही हैं तो कॉस्ट ऑडिट पक्का उससे कम ही करवाएंगी। समझ में आया? क्योंकि टर्नओवर लिमिट ऐसे बनाई हुई है ना उन्होंने। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो तो टेबल ए वाले जो गुड्स हैं उनको ऑडिट कराना जरूरी होगा। अब देखो अलग अलग बात कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट शीट अलग बनेगी टेबल ए वाले गुड्स की, टेबल बी वाले की अलग बनेगी, तो किसी का ऑडिट कराओ किसी का मत कराओ, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो जरा अपना एग्जांपल, बिल्कुल कॉस्ट ऑडिट इस एग्जांपल में नहीं करना, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, क्योंकि 35 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से कम है। वेरी गुड। स्पेसिफाइड का भी 25, वेरी गुड एनालिसिस। देखो स्पेसिफाइड का क्या है? 10 करोड़, इसका भी 25 करोड़ से कम है, तो दोनों तरह से ये फुलफिल नहीं हुआ तो कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। परफेक्ट एनालिसिस, वेरी गुड। इधर देखना जरा। चलो टेबल बी गुड्स, टेबल बी गुड्स का अगर आपको कॉस्ट ऑडिट कराना है तो फिर क्या लिमिट है भाई? ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी होनी चाहिए 100 करोड़ और इंडिविजुअल स्पेसिफाइड गुड्स की होनी चाहिए 35 करोड़। अब देखो सुनो, मैंने ना तुम्हें भी टेबल ए टेबल भी पढ़ाया नहीं, पढ़ाने से पहले मुझे बता दो, सिर्फ इस लिमिट के बेसिस पे, जो लिमिट लिखी है उसके बेसिस पे बता दो, कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर होगा या क्रिटिकल सेक्टर होगा और कौन सा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर होगा गवर्नमेंट की निगाहों में जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर होगा, टेबल ए या टेबल बी?
टेबल बी होगा। प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा होगा इन दोनों में से? किसका मतलब गवर्नमेंट की नजरों में बहुत वैल्यू होगी कि भाई इसका तो कॉस्ट ऑडिट कराना ही कराना है? ए या बी? कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं ए? स्पेसिफाइड तो दोनों ही है भाई, ए भी स्पेसिफाइड है बी भी स्पेसिफाइड है। टेबल ए टेबल बी की बात हो रही है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ऊपर से कंफ्यूज मत हो, ये प्रोडक्ट नहीं है, टेबल है। ये सारे स्पेसिफाइड हैं, ए भी स्पेसिफाइड है बी भी स्पेसिफाइड है। टेबल ए टेबल बी की बात हो रही है, ठीक है? ये सारे स्पेसिफाइड गुड्स हैं। क्या क्या हट रहा है? अरे वो मत पढ़ो ना, अभी वो मत पढ़ो, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड मत। अभी मुझे टर्नओवर के बेसिस पे बताओ, टेबल ए टेबल बी दोनों का कॉस्ट ऑडिट कराना है, लेकिन गवर्नमेंट की निगाहों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है? क्यों ए? क्यों? दोबारा बोलो। गलत जवाब। परफेक्ट। अरे भाई टेबल ए, पता है क्यों टेबल ए? क्योंकि इसका जो टर्नओवर रखा गया है वो कम टर्नओवर रखा गया है। अगर कम थ्रेशोल्ड रखा गया है तो इस थ्रेशोल्ड के ऊपर ज्यादा कंपनीज आएंगी या कम कंपनीज आएंगी? ज्यादा कंपनीज आएंगी। बताना, ऐसी कंपनी ज्यादा होंगी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होगा, या ऐसी कंपनी ज्यादा होंगी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होगा? 50 करोड़ से ज्यादा होगा। तो इसका टर्नओवर जानबूझ के कम रखा गया, इसका टर्नओवर ज्यादा जानबूझ के कम रखा गया ताकि मोर कंपनीज फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ ऑडिट। और इसका टर्नओवर जानबूझ के ज्यादा रखा गया, क्यों ज्यादा रखा गया? ताकि लेस कंपनीज आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑडिट। और इसलिए बोला गया ये सेक्टर है भाई रेगुलेटेड सेक्टर और ये सेक्टर है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। लेकिन तुम्हें टर्नओवर के बेसिस में पता लग रहा है कि गवर्नमेंट किसका ऑडिट कराना ज्यादा चाहती है? टेबल ए वाले गुड्स का ऑडिट कराना ज्यादा चाहती है गवर्नमेंट, टेबल बी वाले गुड्स का ऑडिट कम कराना चाहती है गवर्नमेंट। तुम्हें टर्नओवर के बेसिस में ये चीज पता लग गई। बात समझ में आई? दोनों का डिस्टिंक्शन समझ में आया? ठीक है सर। तो ये चार्ट्स अगली क्लास में बन जाएंगे क्या? नहीं सर। कहां सर, कहां बन पाएंगे चार्ट्स? है ना, मुश्किल हो जाता है ना चार्ट्स बनाने, तो है ना, कहां हो पाएंगे? बहुत मुश्किल है ना।